धीरे धीरे से मना रे धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कोई भी सफलता या कोई भी कार्य समय आने पर ही होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम लोग मेहनत करना छोड़ दें। अगर माली ये सोचे कि अभी पौधों पर फूल नहीं आ रहे हैं, अभी पौधों पर फल नहीं आ रहे हैं, उनको सींचना छोड़ दे, तो क्या होगा? तो उन पौधों पर ऋतु आने पर भी फल नहीं आएगा। माली क्या करता है? उन पौधों को हमेशा सींचता है, उन पे खाद डालता है, पानी डालता है, यानी कि उनके साथ मेहनत करता है। तब जब वक्त आता है, सही समय आता है उसका, तब उसको उसका परिणाम मिलता है। ठीक वैसे ही हम लोगों के साथ में है कि अगर हम लोग पूरे समय, साल भर 6 महीने जो हमारे पास समय है एग्जामिनेशन से पहले का, उसमें अगर हम लोग प्रयास करते रहेंगे, नियमित पढ़ाई करते रहेंगे, अपनी जो भी अभ्यास हैं, जो भी प्रश्न हैं, जो भी सिलेबस है, उस पर पढ़ाई नियमित रूप से करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से जब परीक्षा का समय आएगा, जब परीक्षा की ऋतु आएगी, तो वहाँ पर हम लोगों को सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सो हम लोगों को नियमित सतत प्रयास करते रहना चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जो सन 2004 का यूजीसी नेट का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, उसी पेपर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें हम लोगों ने कर लिया था अभी तक, जिसको कहते हैं कि क्वेश्चन 10 कर चुके थे, 10 क्वेश्चंस कर चुके थे। कब का पेपर है? ये नेट 2004 का पेपर है, ठीक है, 2004 का पेपर है यूजीसी नेट का। और साथ ही साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सेकंड पेपर है, ठीक है। उस समय थर्ड पेपर डिस्क्रिप्टिव हुआ करते थे, सेकंड पेपर ही हम लोग ऑब्जेक्टिव में है डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे हम लोग बातचीत करेंगे कि क्वेश्चन 11 से आगे के प्रश्नों पर। हर एक वीडियो में हम लोग 10, 15, 20 क्वेश्चंस जो हो सकते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, उसकी डिटेल एनालिसिस करते हैं, प्रश्नों के उत्तर पर बात करते हैं, और उसके अदर जो ऑप्शंस हैं उनके विषय में भी थोड़ी बहुत डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। आइए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाई अ वेमेन। 4 वर्क आपको दिए गए हैं। इसमें एक है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन, दूसरा है सोशल कॉन्टैक्ट, तीसरा है एडवर्टाइज ऑफ ह्यूमन नेचर, एंड डी है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, पूछ ये रहा कि इनमें से कौन सा वर्क ऐसा है जो कि किसी वेमेन के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा कि ये जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, द विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन, क्या वर्क है? अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन। ऑप्शन ए जो है आपका इज रिटन बाई मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट। क्या नाम था? मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट। ठीक, ये ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ फेमिनिज्म मानी जाती हैं, और माना ये जाता है कि फेमिनिज्म की शुरुआत कहीं ना कहीं से इन्हीं के द्वारा होती है। एंड दिस वर्क वाज पब्लिश्ड इन 1792। कब पब्लिश हुआ था भैया? ये 1792 में, ठीक है, 1792 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, किसने लिखा था? मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट। ठीक है, मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट का वर्क है। मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट वाज द वाइफ ऑफ विलियम गॉडविन एंड मदर ऑफ मेरी सेली, और मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट सेली सेकेंड वाइफ ऑफ, नहीं सॉरी, फर्स्ट वाइफ ऑफ पीवी सेली। ठीक है, वाइफ थी पीवी सेली की, और मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट और विलियम गॉडविन की बेटी थी। ठीक है, तो यहाँ याद रखना है विंडिकेशंस ऑफ वेमेन, विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन जो है, ये किसका वर्क है? मेरी वॉल्स्टनक्राफ्ट का वर्क है। क्लियर है? 1792 में पब्लिश हुआ था। बाकी के ऑप्शंस पर जरा नज़र डालते हैं कि ये सब क्या है, इन पर देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए पहला है ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी है सोशल कॉन्टैक्ट। ठीक है, सोशल कॉन्टैक्ट क्या है? सोशल कॉन्टैक्ट इज 1762, 1762, 1762 का वर्क है बाय जीन जैक्स रूसो। ठीक है, जे जे रूसो। ठीक है, जीन जैक्स रूसो
ठीक है, जो कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें इन्फ्लुएंशियल फिगर थे। ठीक, जीन जैक्स रूसो का एक वर्क है 1762 में पब्लिश हुआ था जिसका नाम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी है आपका एडवर्टाइज ऑन, इसको इरेज कर दें। ठीक है, एडवर्टाइज ऑन, यहाँ पर ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जो आंसर है ये ए है। ठीक है, आगे हम लोग बात करें ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर। ट्रीटाइज ऑन ह्यूमन नेचर इज अ 1739 वर्क। कब का वर्क है? 1739 का वर्क है। ठीक है, इट वॉज रिटन बाई डेविड ह्यूम। ठीक है, डेविड ह्यूम का वर्क है ट्रीटाइज ऑफ ह्यूमन नेचर। एंड ऑप्शन डी जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, दिस इज अ वर्क, ये ऑप्शन डी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये द वेल्थ ऑफ नेशन, ये एडम स्मिथ का वर्क है। एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड दिस वर्क इज पब्लिश्ड इन 1777। ठीक है, तो ये चार के चारों वर्क्स क्या हैं? 18 सेंचुरी के हैं। ठीक, सबके हमने राइटर और उसके पब्लिकेशन ईयर पर चर्चा कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाई जोनाथन स्विफ्ट। यहाँ पर राइटर का नाम आपको पहले ही दे दिया और पूछ क्या रहा है, जोनाथन स्विफ्ट इज अ रिलीजियस एलिगरी। क्या पूछ रहा है भैया? इनमें से कौन सी एक रिलीजियस एलिगरी है? चार बुक्स आपको दे दी गई हैं। पहली है द बैटल ऑफ द बुक, दूसरा है अ मॉडेस्ट प्रपोजल, सी है गुलिवर्स ट्रैवल और डी है अ टेल ऑफ अ टब। ठीक है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा टेल ऑफ अ टब। ठीक, टेल ऑफ अ टब जो है यही आपका आंसर होगा। ठीक, ये एक रिलीजियस एलिगरी है, टेल ऑफ अ टब। ठीक, टेल ऑफ अ टब इज अ रिलीजियस एलिगरी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1704। कब पब्लिश हुई थी? ये 1704 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, राइटर कौन है? जोनाथन स्विफ्ट, चार के चारों वर्क्स का। बाकी के तीन वर्क्स जरा देखिएगा। पहला है द बैटल ऑफ बुक्स, इट वॉज आल्सो पब्लिश्ड इन 1704। ये भी कब पब्लिश हुई थी? 1704 में ही ये भी पब्लिश हुआ था। और ये जो है किंग्स लाइब्रेरी में एंशियंट और ओल्ड बुक्स के बीच का एक बैटल यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, मॉडेस्ट प्रपोजल जो है इट वाज पब्लिश्ड इन 1729। लिखते चलिएगा आप लोग, 1729 का वर्क है, 1729। ठीक, इट वाज पब्लिश्ड इन 1729 एंड इट इज़ अ जुवेनेलियन सटायर। ठीक है, 10th सटायर ऑफ जुवेनल का जो है इन्फ्लुएंस है, उस पर कॉपी है। ठीक, अ मॉडेस्ट प्रपोजल। ठीक, और ऑप्शन सी जो गुलिवर्स ट्रैवल है, बहुत फेमस वर्क है इनका। गुलिवर्स ट्रैवल वाज पब्लिश्ड इन 1726। कब पब्लिश हुआ था भैया? ये 1726 में पब्लिश हुआ था, 1726 में। एंड दिस इज इट इज़ रिटन इन 4 पार्ट, 4 पार्ट्स में लिखे गए हैं। ठीक, और ये 4 पार्ट्स में गुलिवर के 4 ट्रेवल्स का डिस्कशन है। ठीक, और ये एक तरीके का पॉलिटिकल सटायर है जो कि ददन इंग्लैंड की स्थिति पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विजनरी वर्क बाई, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विजनरी वर्क बाई विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक का कौन सा विजनरी वर्क है? तो इसमें सीधा सा आप समझिएगा, जो विजनरी वर्क की बात की जा रही है वो ये है द विजन्स ऑफ, ठीक ना, सॉरी, ठीक है, ये जो वर्क है ऑप्शन डी में, द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ अल्बियन, ये जो है एक विजनरी वर्क है। ठीक, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1793। कब पब्लिश हुआ था भैया? 1793, 1793 में पब्लिश हुआ था। एंड इट इज़ अ सीक्वल ऑफ बुक ऑफ थेल। ठीक है, ये विलियम ब्लेक का ही वर्क है, बुक ऑफ थेल। इसका सीक्वल है द विजन ऑफ द डॉटर्स ऑफ अल्बियन,
और यही इनका विजनरी वर्क है। बाकी की बात करते हैं। सॉन्ग ऑफ लॉस, इट वॉज पब्लिश इन 1795। ये कब पब्लिश हुआ था? सॉरी गलत कर दिया हमने, 1795, ठीक है, सॉरी 1795 में पब्लिश हुआ था। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस जो है, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस वॉज पब्लिश्ड इन 1794, ठीक है, 1794 आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 26 पोएम्स, 26 पोएम्स का कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और इसी का एक दूसरा जो एलाइड कलेक्शन है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, जो इससे पहले पब्लिश हुआ था, ठीक है, इन द ईयर 1789, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस 1789 एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794, ठीक है। ऑप्शन सी जरा देखेंगे, पोइटिकल स्केचेस जो है इनका, पोइटिकल स्केचेस जो है वो 1783 में पब्लिश हुआ था, बट उस पर जो राइटिंग की डेट है वो 77 लिखा हुआ है, ठीक है, 1783 इसका पब्लिकेशन ईयर है। लिखा कब गया था? 1777 में इसको लिखा गया था। क्लियर है, ये याद रखिएगा। यही इतनी सी बात इस क्वेश्चन में हम लोग करते हैं। देखिए होता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है इस क्लास का, कि हम जो आपको आधे घंटे में जितने क्वेश्चंस करा देंगे, आप खुद इतनी डिटेल के साथ इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या होगा, कम से कम 1.5 से 2 घंटे या 3 घंटे लग सकते हैं 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करने में, ठीक है, क्योंकि आप उतने सोर्सेज से इसको खोज खोज करके करेंगे। हम इसको आपको फटाफट चीज़ें लिखा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, आपको सिर्फ लिखते जाना है, सॉल्व करते जाना है। उसके लिए बेहतर है कि आप उन ईयर्स का पेपर जो है डाउनलोड करके प्रिंट करा लें, बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप नोट्स में लिखते जाइए, केवल डिटेल्स लिखते जाइए, क्वेश्चन ना ऐड करिए, वन लाइनर्स आपके बनते जाएंगे, ठीक है, और वन लाइनर्स आप रिवाइज करते जाएंगे, खूब आपका बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन 14 पर चलेंगे। क्वेश्चन 14 है पोप्स एसे ऑन मैन, ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है? पोप का एसे ऑन मैन, ठीक है, पोप्स एसे ऑन मैन फेमस वर्क है। इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, किसके आइडिया पर ये वर्क बेस्ड था, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो पहली चीज थोड़ी बातें समझते हैं एसे ऑन मैन के विषय में। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1733 में, सॉरी 1733 में इसका पब्लिकेशन हुआ था। एंड इट वॉज बेस्ड ऑन लॉर्ड बॉलिंगब्रूक, ठीक है, लॉर्ड बॉलिंगब्रूक का आइडिया जो था उन्हीं पर, उसी पर बेस्ड था, ठीक है। लॉर्ड बॉलिंगब्रूक वॉज फर्स्ट विस्काउंट बॉलिंगब्रूक हेनरी सेंट जॉन, ठीक है, हेनरी सेंट जॉन, और शुरुआत भी इन्हीं के नाम से होती है और डेडिकेशन भी इन्हीं को है, एसे ऑन मैन। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक और देखिएगा, लॉर्ड पीटर कौन है? लॉर्ड पीटर को ध्यान रखेंगे। लॉर्ड पीटर जो है ये मिस्टर, जो ऑप्शन ए है, लॉर्ड पीटर इज एसोसिएटेड टू द रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, रेप ऑफ द लॉक से इनका रिलेशन है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है भैया? चलो थोड़ा बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाई, ये 15 नंबर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉनसन इज एन इमिटेशन ऑफ द 10th सटायर ऑफ जुवेनल, जिसकी चर्चा अभी हम लोग पीछे किए थे थोड़ा सा, कि 10th सटायर ऑफ जुवेनल, ठीक है, से इन्फ्लुएंस्ड है। तो उसमें हम लोगों ने एक वर्क समझा था जो था द मॉडेस्ट प्रपोजल, ठीक है। मॉडेस्ट प्रपोजल के बाद अब यहाँ डॉक्टर जॉनसन के कौन से वर्क ऐसे हैं जो 10th सटायर ऑफ जुवेनल से या जुवेनेलियन सटायर के रूप में हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रा देखिएगा, जो वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस है, कौन सा? वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस, वैनिटी ऑफ ह्यूमन विसेस जो वर्क है ये क्या है? इट इज़ इमिटेशन ऑफ 10th सटायर ऑफ जुवेनल, ठीक है। बाकी का ज़रा देखिएगा, जो पोएम लंडन है इनकी, ऑप्शन ए जो है, सॉरी इस पर टिक नहीं करते, ये ऑप्शन ए है पोएम लंडन। इट इज़ अ पोएम रिटन इन 1738, ठीक है, 1738 की पोएम है। एंड इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ पोप्स पोएम, ठीक है, पोप की पोएम का
ट्रांसलेशन है, ठीक। पोप ने भी लंदन पोएम लिखी है, उसी का ट्रांसलेशन है। एंड देयर आफ्टर लाइफ ऑफ सैवेज वॉज रिटन इन 1744 में इसको लिखा था इन्होंने, और इसका जो पूरा नाम है वो है लाइफ ऑफ रिचर्ड सैवेज, ठीक है। लाइफ ऑफ रिचर्ड सैवेज दैट इज पब्लिश्ड इन 1744, और यहीं से इनको आइडिया आया था। जो इनका एक दूसरा वर्क पब्लिश हुआ जिसको कहते हैं लाइव्स ऑफ पोएट्स, उसका आइडिया इनको यहीं से आया था, ठीक है। रेसलेस जो है, ऑप्शन डी रेसलेस जो है, ठीक है। अच्छा, एक बार इसको डिलीट कर देते हैं, अब ठीक है, तब क्लियर हो जाएगा। रेसलेस जो है, रेसलेस ये इनका नावल है 1759 का वर्क है, और ये क्या है, एक नावल है, ठीक है, नावल है, ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट वर्क है, टाइटल पूछा जाता है कौन सा नावल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 इज, अच्छा सॉरी 16 भी बचा है, 16 एंड 17 दोनों बचे हैं, ठीक है। चलिए दोनों एक साथ करते हैं हम लोग, चलिए यहीं से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड अपीयर्स, वर्ड्सवर्थ का जो प्रेल्यूड है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का प्रेल्यूड जो वर्क है वो किस ईयर में फाइनल वर्जन पब्लिश हुआ था, तो फाइनल वर्जन वाज पब्लिश्ड इन 1850, ठीक है। 1850 में इनकी वाइफ जो थी उन्होंने फाइनल वर्जन इसका पब्लिश किया था। तो आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर इसका फाइनल वर्जन 1850 में पब्लिश हुआ था तो और कितने वर्जन थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इसके टोटल 3 वर्जन्स थे, ठीक है, 3 वर्जन्स थे। पहला वर्जन जो है 1799 में पब्लिश हुआ था, और यहाँ पर 2 बुक्स थी। कितनी बुक्स थी भैया, 2 बुक्स थी, ठीक है। देयर आफ्टर इट वॉज पब्लिश्ड अगेन इन 1805 में पब्लिश हुआ, तो यहाँ पर 13 बुक्स थी, ठीक है, 13 बुक्स थी। एंड देयर आफ्टर फाइनली इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850 आफ्टर हिज डेथ, ठीक है, याद रखिएगा 1850 में इनकी डेथ भी हुई थी, और लेकिन 1850 में इनकी डेथ के बाद इसको पब्लिश किया था इनकी वाइफ ने, और यहाँ पर 14 बुक्स थी, ठीक है, 14 बुक्स टोटल थी, क्लियर। तो 3 वर्जन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रेल्यूड मिल गया आपको 1799, 1805 और 1850। 1799 में 2 बुक्स पब्लिश हुई थी, 1805 में 13 बुक्स पब्लिश हुई थी, एंड फाइनल वर्जन वाज पब्लिश्ड posthumously in the year 1850 by his wife, and it was complete work of 14 books, ठीक है। सेकेंड थिंग, प्रेल्यूड जो है इसको एक प्रीफेस के रूप में लिखा गया था, एज अ प्रीफेस ऑफ हिज अनफिनिश्ड वर्क रेक्ल्यूज, ठीक है, जो कि एक इपिक प्लान कर रहे थे ये, वो पूरा नहीं हो सका था, तो उसके प्रीफेस के रूप में लिखा गया था। और इसका एक जो दूसरा टाइटल था, बाद में प्रेल्यूड इसको कहा गया, इसका जो एक टेंटेटिव टाइटल था पहले, वो था प्रोग्रेस ऑफ द पोएट्स माइंड। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्रोग्रेस ऑफ द पोएट्स माइंड, ठीक है। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, और इसमें जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका खूब जिक्र आता है, ठीक है, बात क्लियर है। यहाँ से एक लाइन खूब पूछी जाती है, इट इज़ वेरी हेवन टू लिव, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित ये लाइन है, ठीक, आपको अक्सर एग्जामिनेशंस में मिल जाएगी, अभी आगे क्वेश्चंस मिलेगी तो वहाँ हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है भैया, क्वेश्चन 17 एक लाइन आपको दी गई है, टू सफ़र वोज विच होप थिंग्स इन्फिनाइट, ठीक है, टू सफ़र ये लाइन है आपकी, होप थिंग्स इन्फिनाइट इज रिटन बाई, किसने लिखा है, किसकी लाइन है ये, तो इट इज़ लाइन बाई पीबी सेली, ठीक है, किसकी लाइन है ये, पीबी सेली की लाइन है। और कहाँ पर इन्होंने इस लाइन को लिखा है, एक वर्क इनका था प्रोमीथियस अनबाउंड, क्या वर्क था, प्रोमीथियस अनबाउंड, ठीक है, प्रोमीथियस अनबाउंड पब्लिश हुआ था 1820 में, 1820 में पब्लिश हुआ था, एंड इट इज़ अ 4 एक्ट वर्स ड्रामा, 4 एक्ट वर्स ड्रामा, ठीक है, 4 एक्ट का वर्स ड्रामा है ये, ठीक, प्रोमीथियस अनबाउंड, उसी से ये लाइन ली गई है, ठीक है। बाकी वर्ड्सवर्थ, बायरन, कीट्स, तीन के तीनों क्या हैं, ये सभी
रोमांटिक पोएट्स हैं, ठीक है, जिसमें कीट्स जो है यंगर रोमांटिक्स हैं, ठीक, बायरन, शेली, कीट्स तीनों यंगर रोमांटिक हैं, और वर्ड्सवर्थ एल्डर रोमांटिक में आते हैं। एल्डर रोमांटिक्स कौन कौन से हैं? वर्ड्सवर्थ, साउदे एंड कॉलरिज, ठीक है, ये तीन एल्डर रोमांटिक्स हैं। शेली, कीट्स एंड बायरन ये यंगर रोमांटिक्स हैं, एंड जॉन कीट्स इज द यंगेस्ट ऑफ द रोमांटिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलेंगे। केवल 20 तक हम लोग आज के इस सेशन में करने वाले हैं, और 20 तक पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, यही इतना हम लोग सॉल्व करेंगे, देयर आफ्टर हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, बहुत फेमस ऑफ्ट कोटेड लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी अकर्स इन, किस पोएम में ये लाइन आती है? तो बहुत फेमस लाइन है एंडीमियन, जो जॉन कीट्स की पोएम है, उसकी ओपनिंग लाइन है। ओपनिंग लाइन से मतलब समझते हैं बिगनिंग लाइन जो है वो इनकी फेमस वर्क है। एंडीमियन 1818 में पब्लिश हुआ था, और उसी में जो है ये पहली लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर is a line, first line of the Endymion published in 1818 by जॉन कीट्स, ठीक है। बाकी के तीन जो हैं, तीन के तीनों जॉन कीट्स के ही ओड हैं। ओड ऑन एग्रीशियन अर्न, ओड टू साइकी एंड ओड टू ऑटम, ये तीन के तीनों इनके ग्रेट ओड्स में, जो 6 ग्रेट ओड्स हैं इनके, कितने ग्रेट ओड्स हैं, सॉरी 6 ग्रेट ओड्स हैं इनके, ठीक, 6 ग्रेट ओड्स, ठीक है। और ये सारे ग्रेट वुड्स कब लिखे गए थे? 1819 में, एंड 1819 इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट प्रोडक्शन ईयर ऑफ जॉन कीट्स। तो ओड ऑन ग्रीशियन अर्न, ओड टू ऑटम और ओड टू साइकी, तीन के तीनों कैसे वर्क्स हैं? ये सारे के सारे ओड्स हैं, और उनके ग्रेट ओड्स में इंक्लूड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज अ सटायर ऑन गॉथिक फिक्शन, और गॉथिक नावल इनमें से कौन सा नावल है जो कि गॉथिक नावल्स पर एक सटायर है? तो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि भाई गॉथिक नावल क्या होता है। गॉथिक नावल इज रिलेटेड टू गॉथिक आर्किटेक्चर, मीन्स कि थोड़ा सा जो डरावना आर्किटेक्चर होता है, पुराना टाइप का जो एंटिक टाइप का आर्किटेक्चर होता है, उससे रिलेटेड है, ठीक है, बात क्लियर है। तो गॉथिक नावल जो है उससे रिलेटेड है, ठीक। आगे देखेंगे, इसमें जो ऑप्शंस हैं, पूछा है कौन सा गॉथिक नावल पर जो है एक सटायर है। तो जो जेन ऑस्टिन का वर्क है, ठीक है, चार के चारों जो यहाँ दिए गए ऑप्शन, प्राइड एंड प्रेजुडिस, एमा, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, नॉर्थंगर एबी, तो ये चार के चारों किसके वर्क हैं? जो है ये सभी के सभी जेन ऑस्टिन के वर्क्स हैं। और नॉर्थंगर एबी जो है, नॉर्थंगर एबी, ये जो है नॉर्थंगर एबी, ये जो है एक आपका आंसर है, इट इज़ अ सटायर ऑन गॉथिक नावल, ठीक है। जेन ऑस्टिन्स नॉर्थंगर एबी इज अ सटायर ऑन गॉथिक नावल। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1817 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। और इसको कमिंग ऑफ एज नावल और सटायर ऑन गॉथिक नावल भी कहा जाता है, ठीक है। कैरेक्टर्स, इसमें दो कैरेक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लिख लीजिएगा, हेनरी टिनले, ठीक है, हेनरी टिनले, एंड सेकंड इज कैथरीन मारलैंड, ठीक है, हेनरी टिनले एंड कैथरीन मारलैंड, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। एमा वॉज पब्लिश्ड इन 1815, एमा को देखिए, ऑप्शन बी जो है, एमा वॉज पब्लिश्ड इन 1815, इट इज़ अ नॉवेल ऑफ मैनर्स, ठीक है। ओपनिंग लाइन इसमें है, एमा वुडकॉक हैंडसम क्लेवर एंड रिच, बहुत फेमस लाइन है, एमा वुडकॉक हैंडसम क्लेवर एंड रिच, लाइन याद रखिएगा, लाइन कई बार पूछी गई है, फिर पूछी जा सकती है। प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज पब्लिश्ड इन 1813, ठीक है, 1813 में पब्लिश हुई थी, बहुत फेमस वर्क था, ठीक। एंड इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, मेन कैरेक्टर है एलिजाबेथ जेन, जो कि एक गर्ल है, एंड सेकंड जो कैरेक्टर है, जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फिट्ज विलियम डार्सी, ठीक है, फिट्ज विलियम डार्सी, एलिजाबेथ बेनेट, ठीक है, बेनेट फैमिली का जिक्र है, और ये भी एक नावल ऑफ मैनर्स या नावल ऑफ सोशल नावल्स में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। इसकी सेटिंग की बात करें तो सेटिंग जो है वो इसकी है हार्टफोर्डशायर एंड डर्बीशायर, ठीक है, हार्टफोर्डशायर और डर्बीशायर में ये नावल जो है सेट है, ठीक। और इसका जो पब्लिकेशन था, वो पब्लिकेशन जो था वो एज एनोनिमस था, पब्लिश्ड एनोनिमसली बाय अ लेडी, ठीक, ऐसा करके ये पब्लिश हुआ था। एंड सेंस ऑफ सेंसिबिलिटी में देखेंगे
ये भी इन्हीं का नावल है, 1811 में पब्लिश हुआ था, पहला नावल था। एंड इसमें सेंस जो है, दो सिस्टर्स हैं, उनमें से एक सेंस को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी सेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई एलिनार, ELINOR। एलिनार जो इन कैरेक्टर है वो सेंस को रिप्रेजेंट करती है, और सेंसिबिलिटी जो है वो रिप्रेजेंटेड बाई मैरियन। ठीक है, सेंसिबिलिटी मैरियन रिप्रेजेंट करती है और एलिनार सेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ डैशवुड सिस्टर्स। ये दोनों जो है एलिनार और मैरियन डैशवुड सिस्टर्स हैं, इन्हीं की कहानी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हु डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। इनके बीच में किसने डिस्टिंक्शन किया है, किसने इसको डिस्टिंग्विश किया है? तो नाम याद रखिएगा, टॉमस डी क्विंसी। ठीक है, जिसका वर्क है कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर। ठीक है, कन्फेशंस ऑफ एन ओपियम ईटर इनका दूसरा वर्क है। एक और है हैमलेट पर इन्होंने लिखा है, जो कि है नॉकिंग एट द डोर इन द हैमलेट। तो नॉकिंग एट द डोर और कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, और साथ ही साथ डिस्टिंक्शन बिटवीन इंग्लिश लिटरेचर ऑफ नॉलेज एंड लिटरेचर ऑफ पावर। ये तीन चीज़ें टॉमस डी क्विंसी की बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बी है, टॉमस डी क्विंसी। ठीक है, तो यहाँ तक ही हम लोग इसको समअप करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, और कितने हेल्पफुल हैं ये भी बताइएगा। साथ ही साथ कुछ और चेंजेस चाहते हैं, कुछ और हेल्प चाहते हैं, वो भी बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, शेयर तो आप करते ही हैं। चलते हैं, मिलेंगे फिर। नमस्कार, जय हिंद।